भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम दुनिया में भरोसे का प्रतीक माना जाता है। ISRO का नाम सुनते ही विश्वास, सटीकता और लगातार सफलता याद आती है। इसी भरोसे की नींव पर खड़ा है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, भारत का वर्कहॉर्स रॉकेट। 3 दशकों से यह रॉकेट अंतरिक्ष में अपनी विश्वसनीयता साबित करता आया है, लेकिन हाल के समय में स्थिति पूरी तरह बदल गई है। 2025 में PSLV C61 मिशन की विफलता सामने आई और अब 2026 की शुरुआत में PSLV C62 भी असफल रहा। दोनों मिशनों में तीसरे स्टेज में अनोमली दर्ज हुई। ये संयोग नहीं हो सकता। PSLV का तीसरा स्टेज मिशन का सबसे संवेदनशील हिस्सा होता है। इसी स्टेज से रॉकेट अंतिम गति हासिल करता है। इसी स्टेज से सैटेलाइट को उसकी सही कक्षा में स्थापित किया जाता है। इस स्टेज में फेलियर का मतलब है पूरा मिशन समाप्त। PSLV C62 मिशन की बात करें तो ये 2026 का पहला लॉन्च था। इस मिशन में 16 सैटेलाइट्स शामिल थी। सबसे महत्वपूर्ण थी DRDO की स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस सैटेलाइट अन्वेषा या EOS-N1। यह सैटेलाइट भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्रिटिकल थी। सीमा पर निगरानी, समुद्री गतिविधियों की मॉनिटरिंग, हाई रेजोल्यूशन रिकॉग्नाइजेंस और स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस कलेक्शन, इन सभी क्षमताओं को यह सैटेलाइट बढ़ाने वाली थी। लॉन्च के शुरुआती 2 स्टेज सामान्य रूप से कार्य कर रहे थे। रॉकेट सही मार्ग पर था, लेकिन तीसरे स्टेज की इग्निशन के बाद अचानक ट्रेजेक्टरी में डेविएशन दर्ज किया गया। गाइडेंस सिस्टम ने करेक्शन की कोशिश की, लेकिन थ्रस्ट प्रोफाइल अपेक्षित नहीं रहा। रॉकेट निर्धारित वेग प्राप्त नहीं कर पाया। ऑर्बिट इंसर्शन अबॉर्ट करना पड़ा। सभी सैटेलाइट्स खो गई। यह पहली बार नहीं है कि तीसरा स्टेज विफल हुआ है। C61 में भी यही समस्या हुई थी। 2 मिशनों में लगातार एक ही तरह की अनोमली सामने आना बेहद असामान्य है। इससे संकेत मिलता है कि समस्या आइसोलेटेड नहीं है, कुछ बड़ा इशू मौजूद है। जब एक ही स्टेज 2 बार फेल हो तो कई प्रश्न उठते हैं। क्या डिजाइन में कोई कमजोरी है? क्या मैन्युफैक्चरिंग चेन में बदलाव हुआ है? क्या रॉ मटेरियल में इनकंसिस्टेंसी आई है? क्या क्वालिटी चेक्स पर असर पड़ा है? क्या कंट्रोल सिस्टम में कोई अदृश्य ग्लिच है? क्या एनवायरमेंटल कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल है, या फिर सॉफ्टवेयर गाइडेंस में सटल एरर मौजूद है? इन सभी संभावनाओं की जांच अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि PSLV सिर्फ वैज्ञानिक सैटेलाइट्स नहीं ले जाता, ये डिफेंस और सर्वेलेंस सैटेलाइट्स भी कैरी करता है। स्ट्रैटेजिक पेलोड्स का लॉस्ट होना नेशनल सिक्योरिटी को सीधे प्रभावित करता है। ये समझना जरूरी है कि स्ट्रैटेजिक सैटेलाइट्स कितनी महत्वपूर्ण होती है। ये केवल पृथ्वी की तस्वीरें नहीं भेजती, ये बॉर्डर पर घुसपैठ डिटेक्ट करती है, आर्मी को ग्राउंड रियलिटीज बताती है, नेवी को समुद्री गतिविधियों की वास्तविक टाइम अपडेट देती है, हाई वैल्यू टारगेट्स की रिकॉग्नाइजेंस करती है, टेरर कैंप्स की मूवमेंट ट्रैक करती है और हॉस्टाइल एक्टिविटीज की एडवांस वार्निंग देती है। इन सैटेलाइट्स का न होना भारत की सिचुएशनल अवेयरनेस को कमजोर कर सकता है। ये नेशनल कमांड स्ट्रक्चर के लिए बड़ा झटका है। अब बात करते हैं PSLV के महत्व की। 1993 से ये रॉकेट भारत के स्पेस प्रोग्राम की रीढ़ बना हुआ है। इसने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स लॉन्च की, नेविगेशन सैटेलाइट्स स्थापित किए, वेदर सैटेलाइट्स ऑर्बिट में पहुंचाए, स्पेस साइंस मिशंस पूरे किए, मंगलयान जैसे इंटरप्लैनेटरी मिशन चलाए और कमर्शियल लॉन्चेस में ग्लोबल कस्टमर बेस तैयार किया। PSLV की सक्सेस रेट भारत की अंतरिक्ष रणनीति का फाउंडेशन रही है। इसी भरोसे के कारण विदेशी ग्राहक भी अपनी सैटेलाइट्स भारत से लॉन्च करवाते हैं। लो कॉस्ट, हाई प्रिसिशन, रिलायबल परफॉर्मेंस, ये तीनों क्वालिटीज PSLV को यूनिक बनाती है। लेकिन अब जैसे जैसे बैक टू बैक अनोमली सामने आई है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता भी बढ़ी है। कमर्शियल क्लाइंट्स रिस्क असेसमेंट करेंगे, स्पेस एजेंसीज क्रॉस चेक करेंगी, प्राइवेट प्लेयर्स कॉशियस हो सकते हैं और रेवेन्यू संभावनाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। इसरो पर दबाव बढ़ गया है। डोमेस्टिक लेवल पर भी डिफेंस एजेंसीज को अब नई प्लानिंग करनी पड़ेगी। सैटेलाइट रिप्लेसमेंट्स में डिले आएगा, ऑपरेशनल गैप्स पैदा होंगे, मिलिट्री सर्वेलेंस चेन में कंटिन्यूटी टूट सकती है। PSLV का तीसरा स्टेज सॉलिड फ्यूल आधारित होता है। सॉलिड मोटर्स डेकेड्स से एक्सट्रीमली स्टेबल माने जाते हैं। उनमें फेलियर की संभावना कम होती है, लेकिन जब ऐसी स्टेबिलिटी के बावजूद डेविएशन हो तो इसका मतलब है कुछ सटल लेकिन डीप रूटेड इश्यू में प्रॉब्लम है। थर्ड स्टेज फेलियर के कई इमीडिएट इफेक्ट्स होते हैं। पेलोड ऑर्बिट तक नहीं पहुंचता, सैटेलाइट डिप्लॉय नहीं हो पाता, ग्राउंड कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं होता, मिशन रिकवरी पॉसिबल नहीं होती। ये सब मिलकर एक बड़े स्ट्रैटेजिक लॉस का रूप लेता है।
अब ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट देखें। इस तरह की विफलताएं केवल भारत के स्पेस सेक्टर को नहीं, बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल परसेप्शन को भी प्रभावित करती है। जब एक देश अपनी सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हो और अचानक उसकी क्रिटिकल सैटेलाइट खो जाए, तो पड़ोसी देशों को स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिल सकता है। यही कारण है कि PSLV का रिलायबल होना नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी है। इसरो को यह सुनिश्चित करना होगा कि रूट कॉज एनालिसिस पूरी तरह साइंटिफिक और डीप हो और कोरेक्टिव एक्शंस इमीडिएट लागू हो। PSLV C-62 मिशन के पीछे छुपी तकनीकी जटिलताएं सतह पर दिखाई देने वाली समस्या से कहीं अधिक गहरी है। इस मिशन की असफलता को समझने के लिए हमें PSLV रॉकेट के पूरे संरचनात्मक ढांचे, उसके स्टेजेस के रोल्स और फ्लाइट प्रोफाइल में आने वाली मिनट लेवल इंस्टेबिलिटीज को विस्तार से समझना होगा। PSLV एक 4 स्टेज वाला लॉन्च व्हीकल है, जिसमें 2 सॉलिड फ्यूल स्टेजेस और 2 लिक्विड फ्यूल स्टेजेस होते हैं। सॉलिड फ्यूल स्टेजेस को डेकेड्स से सबसे स्थिर और रोबस्ट माना जाता है, क्योंकि इनमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते और इग्निशन के बाद ये स्थिर दर पर जलते हैं। लेकिन C-62 जैसे मिशन में जब तीसरा स्टेज यानी PS-3 असामान्य व्यवहार दिखाता है, तो इसका मतलब है कि अंडरलाइंग इंजीनियरिंग या मटेरियल लेवल अनोमलीज मौजूद है, जो सरफेस पर तुरंत समझ नहीं आती। PSLV का फर्स्ट स्टेज PS एक मिशन के शुरुआती सेकंड्स में मैसिव थ्रस्ट पैदा करता है, जिससे रॉकेट लॉन्च पैड से ऊपर उठता है। ये स्टेज C-62 में बिल्कुल नॉर्मल तरीके से काम कर रहा था। सेकंड स्टेज PS 2 लिक्विड फ्यूल आधारित है, जिसमें विकास इंजन उपयोग होता है। ये थ्रस्ट के साथ साथ स्टीयरिंग और गाइडेंस को भी प्रभावित करता है। PS 2 ने भी नॉमिनल परफॉर्मेंस दी और टेलीमेट्री में कोई गंभीर डेविएशन दर्ज नहीं हुआ। अब आते हैं उस स्टेज पर जिसे मिशन की असफलता का मुख्य कारण माना जा रहा है, PS-3। ये थर्ड स्टेज सॉलिड फ्यूल बेस्ड मोटर है, जिसका काम रॉकेट को ऑर्बिटल वेलोसिटी के करीब पहुंचाना होता है। PS-3 का इग्निशन एक क्रिटिकल मोमेंट होता है, क्योंकि इस पॉइंट पर रॉकेट बहुत हाई एल्टीट्यूड पर थिन एटमॉस्फेयर में होता है और गाइडेंस सिस्टम को एक्सट्रीमली प्रिसाइज करेक्शंस की आवश्यकता होती है। C-62 के फ्लाइट डेटा से यह स्पष्ट हुआ कि PS-3 इग्निशन के कुछ ही सेकंड बाद व्हीकल रोल एक्सिस पर अनस्टेबल हो गया। रोल इंस्टेबिलिटी का मतलब यह है कि रॉकेट अपने लंबे अक्ष पर अनकंट्रोलेबली घूमने लगा। ये स्थिति बेहद खतरनाक होती है, क्योंकि इससे ऑर्बिटल इंसर्शन के लिए रिक्वायर्ड वेलोसिटी और एंगल दोनों प्रभावित होते हैं। गाइडेंस कंप्यूटर ने इसे करेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन थ्रस्ट आउटपुट एक्सपेक्टेड पैटर्न में नहीं रहा। इसके परिणाम स्वरूप ट्रेजेक्ट्री नॉमिनल पाथ से डाइवर्ज हो गई और मिशन को अबॉर्ट करना पड़ा। अब सवाल यह है कि PS-3 में ऐसा क्या हुआ जिसने रोल इंस्टेबिलिटी पैदा कर दी। सॉलिड रॉकेट मोटर्स का थ्रस्ट थियोरेटिकली यूनिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन किसी भी प्रकार की अनइवन बर्न, इंटरनल प्रेशर फ्लक्चुएशन या नोजल एरोजन थ्रस्ट वेक्टर को ऑफ सेंटर कर सकती है। सॉलिड प्रोपेलेंट ग्रेन में माइक्रोस्कोपिक क्रैक्स भी बर्न रेट को अनप्रेडिक्टेबल बना सकते हैं। प्रोपेलेंट एजिंग भी एक संभावना है। सॉलिड फ्यूल टाइम और टेम्परेचर वेरिएशंस के साथ डिटेरियोरेट हो सकता है। यदि मैन्युफैक्चरिंग या स्टोरेज कंडीशंस में स्लाइटेस्ट डेविएशन आ जाए, तो प्रोपेलेंट की बर्न कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी तरह बदल सकती है। इवन स्मॉल चेंजेस इन ह्यूमिडिटी, स्टोरेज ड्यूरेशन या टेम्परेचर साइकिल्स प्रोपेलेंट इंटेग्रिटी को प्रभावित कर सकते हैं। इन सभी टेक्निकल फैक्टर्स का इंटरप्ले बेहद कॉम्प्लेक्स होता है और किसी सिंगल कॉज को पिन पॉइंट करना कठिन होता है। एक दूसरी संभावना नोजल डिफॉर्मेशन की भी हो सकती है। थर्ड स्टेज नोजल एक्सट्रीम हीट और प्रेशर एक्सपीरियंसेस करता है। यदि नोजल थ्रोट या एग्जिट कोन में माइक्रोस्कोपिक डिफॉर्मेशन आ जाए, मटेरियल फटीग, एरोजन या डिजाइन टॉलरेंसेस के कारण, तो थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल इमीडिएटली अनरिलायबल हो सकता है। नोजल जियोमेट्री थ्रस्ट डिस्ट्रीब्यूशन को डायरेक्टली प्रभावित करती है और स्लाइटेस्ट एसिमेट्री व्हीकल रोल या पिच इंस्टेबिलिटीज पैदा कर सकती है। गाइडेंस सिस्टम इस डेविएशन को कॉम्पेंसेट करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर थ्रस्ट वेरिएशन बहुत अधिक हो तो करेक्शन इनसफिशिएंट साबित होता है। इसके अलावा गाइडेंस, नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम्स GNC भी क्रिटिकल भूमिका निभाते हैं। सॉलिड स्टेज के दौरान एटीट्यूड करेक्शन छोटे थ्रस्टर्स और जायरोस्कोपिक सेंसर्स के माध्यम से होता है। यदि सेंसर्स कैलिब्रेशन में एरर हो या डेटा सैंपलिंग में ग्लिच आए या ऑनबोर्ड कंप्यूटर सही मोमेंट पर करेक्शन लागू न कर पाए, तो इंस्टेबिलिटी अनकंट्रोलेबल हो सकती है। इससे भी व्हीकल ट्रेजेक्ट्री ड्रिफ्ट हो सकती है। अब मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली एस्पेक्ट्स भी बहुत महत्वपूर्ण है। PSLV एक हाईली इंजीनियर्ड मशीन है, जिसमें हजारों कंपोनेंट होते हैं। यदि कोई पार्ट, जॉइंट या इंटरफेस असेंबली के दौरान परफेक्टली अलाइंड न हो या मटेरियल में सटल इनकंसिस्टेंसी हो,
तो फ्लाइट लोड्स के दौरान अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेस पैदा हो सकता है। रिसेंट ईयर्स में सप्लाई चेन में प्राइवेट वेंडर्स शामिल हुए हैं, और यदि क्वालिटी एश्योरेंस प्रोटोकॉल्स में कहीं भी कमी रह जाए तो फेलियर का जोखिम बढ़ जाता है। ये सिर्फ स्पेकुलेशंस नहीं, बल्कि वर्ल्ड स्पेस एजेंसीज के पास्ट फेलियर्स के डॉक्यूमेंटेड एनालिसिस हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इनकंसिस्टेंसीज भी मेजर फेलियर्स का कारण बन सकती है। टेलीमेट्री डेटा से ये भी पता चला कि PS3 बर्न एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन के अनुसार स्टेबल नहीं रहा, व्हीकल वेलोसिटी रिक्वायर्ड लेवल तक नहीं पहुंची, ट्रेजेक्ट्री कंटिन्यूअसली ड्रिफ्ट करती गई, गाइडेंस करेक्शंस इनएडिक्वेट साबित हुए। ये सब मिलाकर ये संकेत देता है कि प्राइमरी रूट कॉज थ्रस्ट इंस्टेबिलिटी ही था। लेकिन थ्रस्ट इंस्टेबिलिटी भी एक अम्ब्रेला कैटेगरी है जिसमें कई सब कॉजेस छिपे होते हैं। प्रोपेलेंट इंटेग्रिटी, नोजल कंडीशन, चेंबर प्रेशर वेरिएशंस, इंसुलेशन फेलियर या इवन स्ट्रक्चरल वाइब्रेशंस। सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट सिस्टम इस केस में अफेक्टेड नहीं हुआ क्योंकि PS3 फेलियर के कारण PS4 तक रॉकेट पहुंचा ही नहीं। सेपरेशन मैकेनिज्म्स, पायरो एक्चुएटर्स, स्प्रिंग्स, कमांड टाइमिंग्स सब इररेलेवेंट हो गए क्योंकि व्हीकल ऑर्बिट इंसर्शन फेज तक ही नहीं पहुंचा। यहाँ एक और क्रिटिकल डायमेंशन है जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, सिमुलेशन वर्सेस रियल फ्लाइट कंडीशंस का अंतर। ग्राउंड टेस्टिंग में इंजन्स और मोटर्स कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन एक्चुअल फ्लाइट में टेम्परेचर, प्रेशर ग्रेडियंट्स, वाइब्रेशंस और डायनामिक स्ट्रेसेस कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। समटाइम्स सिमुलेशंस कैनॉट कैप्चर रियल वर्ल्ड कंबाइंड इफेक्ट्स, स्पेशली अंडर अनयूजुअल कंडीशंस। इसलिए PSLV C-62 की विफलता एक आइसोलेटेड सिस्टम मैलफंक्शन नहीं बल्कि डीप इंजीनियरिंग एंड सिस्टेमिक कॉम्प्लेक्सिटीज का परिणाम है। रूट कॉज एनालिसिस एक मल्टीलेयर प्रोसेस होगा जिसमें मटेरियल टेस्टिंग, स्ट्रक्चरल स्ट्रेस सिमुलेशन, फ्लाइट मॉडल वैलिडेशन और सप्लाई वेरिफिकेशन सब शामिल होंगे। इसरो की इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग्स आने में समय लगेगा, लेकिन इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि PSLV की थर्ड स्टेज रिलायबिलिटी को अर्जेंटली री-इवैल्यूएट करने की आवश्यकता है। PSLV C-62 मिशन की असफलता का असर सिर्फ एक अंतरिक्ष मिशन तक सीमित नहीं है। इसका प्रभाव एक लहर की तरह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, वैज्ञानिक प्रतिष्ठा, आर्थिक ढांचे और वैश्विक विश्वास तक फैल जाता है, क्योंकि इस मिशन में DRDO की स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस सैटेलाइट शामिल थी। इसलिए इसका फेल होना केवल तकनीकी सेटबैक नहीं, बल्कि एक गंभीर स्ट्रैटेजिक ब्लो माना जा रहा है। यह सैटेलाइट भारत के लिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे सीमा पर गतिविधियों की रियल टाइम निगरानी होती, समुद्री क्षेत्रों में सस्पिशियस मूवमेंट्स डिटेक्ट होती और उच्च स्तर की रिकॉग्नाइजेंस इमेजरी मिलती जो सेना, नौसेना और वायुसेना को तुरंत एक्शनेबल इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराती। जब ऐसी क्षमता अचानक अनअवेलेबल हो जाती है तो डिफेंस नेटवर्क में एक नोटिसेबल गैप बन जाता है। डिफेंस प्लानर्स को अब ग्राउंड बेस्ड सिस्टम्स पर अधिक निर्भर होना पड़ेगा, लेकिन वे स्पेस बेस्ड सेंसर्स जितने व्यापक और अनइंटरप्टेड नहीं होते। इस प्रकार एक सैटेलाइट का खो जाना कुछ समय के लिए भारत की सिचुएशनल अवेयरनेस को कमजोर कर देता है। इस असफलता का दूसरा बड़ा प्रभाव स्ट्रैटेजिक सैटेलाइट रिप्लेसमेंट टाइमलाइंस पर पड़ेगा। एक हाई वैल्यू सैटेलाइट को बनाने में महीनों नहीं बल्कि वर्षों का समय लग सकता है। पहले डिजाइन, फिर फैब्रिकेशन, फिर पेलोड असेंबली, फिर टेस्टिंग, फिर वाइब्रेशन एंड थर्मल असेसमेंट्स और अंत में इंटीग्रेशन। ये पूरा चक्र बहुत लंबा होता है। इस सैटेलाइट का रिप्लेसमेंट तुरंत तैयार होना प्रैक्टिकली असंभव है। इसका मतलब यह है कि भारत को आने वाले महीनों तक सर्वेलेंस आर्किटेक्चर में गैप के साथ काम करना होगा और इस गैप को टेम्पररी सॉल्यूशन से भरा जाएगा। परंतु टेम्पररी सॉल्यूशंस कभी भी स्पेस बेस्ड सिस्टम्स जितने रिलायबल या एफिशिएंट नहीं होते। इस असफलता का तीसरा प्रभाव PSLV की ग्लोबल रेपुटेशन पर पड़ा है। PSLV को दुनिया भर में रिलायबल वर्कहॉर्स कहा जाता था। इसकी सक्सेस रेट ने इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस को कई वर्षों तक बढ़ाया, लेकिन 2025 और 2026 में लगातार 2 फेलियर्स ने इस भरोसे में दरार डाल दी है। अब इंटरनेशनल क्लाइंट्स रिस्क असेसमेंट करेंगे, कमर्शियल सैटेलाइट ऑपरेटर्स इंश्योरेंस प्रीमियम्स बढ़ा सकते हैं, इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज अपनी पेलोड्स को अल्टरनेटिव लॉन्चर्स पर शिफ्ट करने पर विचार कर सकती हैं। ये बदलाव इंडिया के कमर्शियल स्पेस एम्बिशंस को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले वर्षों में इंडिया ग्लोबल लॉन्च मार्केट में बड़ी भूमिका निभाने की योजना बना रहा था। आर्थिक प्रभाव भी कम नहीं है। एक स्ट्रैटेजिक सैटेलाइट का कॉस्ट केवल हार्डवेयर नहीं होता, बल्कि रिसर्च, डेवलपमेंट, मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर यूजेज और मिशन प्लानिंग शामिल होती है। मिशन फेलियर की स्थिति में रिप्लेसमेंट के लिए फिर से बजट एलोकेट करना पड़ता है और इससे नेशनल स्पेस बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है
अगर कमर्शियल क्लाइंट्स अपनी सैटेलाइट्स नुकसान में खो दें तो इंश्योरेंस क्लेम्स एक्टिवेट होंगे और इंडिया के लॉन्च सेक्टर की फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी भी प्रभावित होगी। इस घटना ने इसरो के अंदर भी एक साइकोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल दबाव पैदा किया है। PSLV डेकेड्स तक बिना मेजर इश्यूज के कार्य करता रहा। इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स का इसके प्रति गहरा विश्वास था। लेकिन अब जब समान प्रकार की अनोमली 2 मिशंस में सामने आई तो ये इंटरनल मोरल पर भी असर डालती है। अब इसरो को टेलीमेट्री डेटा को अत्यधिक डेप्थ में एनालाइज करना होगा, प्रोपेलेंट ग्रेन स्ट्रक्चर को दोबारा एग्जामिन करना होगा, मैन्युफैक्चरिंग चेन को ऑडिट करना होगा, सप्लायर्स के प्रोसेसेस को वेरीफाई करना होगा, कंट्रोल एल्गोरिदम्स और सिमुलेशन एनवायरनमेंट्स को फिर से वैलिडेट करना पड़ेगा। ये प्रक्रिया बेहद लंबी और डिमांडिंग होती है। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव भी इस फेलियर को एक अलग एंगल से देखता है। इंडिया का सर्वेलेंस आर्किटेक्चर इंडो पैसिफिक रीजन में बैलेंस बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब स्ट्रैटेजिक सैटेलाइट लॉन्च असफल हो जाता है तो ये मैसेज एडवर्सरीज तक भी पहुंचता है कि इंडिया की मॉनिटरिंग टेम्पररीली कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये एक सेंसिटिव परसेप्शन शिफ्ट होता है। जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में परसेप्शन उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितनी एक्चुअल कैपेबिलिटी। इसलिए इस फेलियर का असर सिर्फ टेक्निकल बुक्स में नहीं बल्कि ग्लोबल स्ट्रैटेजिक थिंकिंग में भी दर्ज होता है। आने वाले समय में इसके इमीडिएट, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस दिखेंगे। इमीडिएट इम्पैक्ट में इसरो की फेलियर एनालिसिस कमेटी बनेगी। हर टेलीमेट्री सिग्नल को डीकोड किया जाएगा। थर्ड स्टेज के प्रोबेबल फॉल्स का सिमुलेशन किया जाएगा। शॉर्ट टर्म में फ्यूचर PSLV मिशंस को डिले या होल्ड किया जा सकता है ताकि थर्ड स्टेज की थोरो टेस्टिंग और रिवैलिडेशन की जा सके। लॉन्ग टर्म में PSLV के डिजाइन को रिवाइज किया जा सकता है, प्रोपेलेंट स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया जा सकता है, नोजल जियोमेट्री को इंप्रूव किया जा सकता है, सप्लायर इकोसिस्टम को रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है और क्वालिटी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स को बहुत अधिक स्ट्रिक्ट बनाया जा सकता है। भविष्य की संभावनाओं में कुछ बड़े बदलाव सामने आ सकते हैं। इसरो PSLV के थर्ड स्टेज का कंप्लीट रीडिजाइन कर सकता है। प्रोपेलेंट बनावट बदली जा सकती है ताकि फ्लाइट स्टेबिलिटी बढ़ सके। नई टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स तैयार किए जा सकते हैं जिनमें हाई प्रेशर बर्न टेस्ट्स और एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड्रेंस टेस्ट्स शामिल हों। स्ट्रैटेजिक सैटेलाइट्स के लिए डुअल रिडंडेंसी अप्रोच अपनाई जा सकती है जिसमें प्राइमरी सैटेलाइट के साथ बैकअप सैटेलाइट भी तैयार रखी जाती है। इससे फ्यूचर में किसी फेलियर की स्थिति में सर्वेलेंस चेन टूटेगी नहीं। इंडिया LVM-3 और SSLV जैसे लॉन्च व्हीकल्स को भी तेजी से डेवलप कर सकता है ताकि PSLV पर डिपेंडेंसी कम हो सके। प्राइवेट सेक्टर इंटीग्रेशन बढ़ सकती है जिससे मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी और इनोवेशन इंप्रूव होगा। साथ ही इसरो भविष्य में एक हाई प्रोफाइल सक्सेस मिशन करके ग्लोबल कॉन्फिडेंस को वापस जीतने की कोशिश कर सकता है। इन सभी डायमेंशंस को देखते हुए ये स्पष्ट है कि PSLV-C-62 फेलियर का असर लेड, डीप और मल्टी डायरेक्शनल है। ये सिर्फ एक रॉकेट का गिरना नहीं है बल्कि एक स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी का कमजोर होना है। इसका समाधान केवल इंजीनियरिंग फिक्स से नहीं होगा बल्कि होलिस्टिक रीस्ट्रक्चरिंग और सिस्टेमिक स्ट्रेंथनिंग से होगा। भारत इस चुनौती से निपटने की क्षमता रखता है, लेकिन आगे की राह बहुत डिसिप्लिन्ड, एनालिटिकल और टेक्निकल रिगोर वाली होगी। आपके अनुसार PSLV की फ्यूचर रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए कौन सा सुधार सबसे जरूरी है? डिजाइन अपग्रेड, प्रोपेलेंट टेस्टिंग या क्वालिटी कंट्रोल टाइटनिंग? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ये विस्तृत एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें स्पेस और डिफेंस टॉपिक्स में दिलचस्पी है।